नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू चल रही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होने की बात है ना? और जहां तक अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप लोगों ने हिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू किया था। और हिस्ट्री में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? तो हिस्ट्री में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप सातवां आपने मौर्योत्तर काल के शासकों के बारे में पढ़ाई करी थी, जिसमें आपने देखा शुंग वंश के बारे में। और शुंग वंश के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो शुंग वंश के बाद आपने क्या देखा? तो शुंग वंश के बाद जब आपने देखा तो उसके बाद फिर आपने बेसिकली शुंग वंश के बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो कण्व वंश के बारे में देखा। और कण्व वंश के बाद जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आपने किसके बारे में देखा? आपने सातवाहन वंश के बारे में देखा। तो ये चीजें आप कर चुके थे। अब हम इसी को सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे और आज के सेगमेंट में हम शुरू करेंगे ये जो हमारा मौर्योत्तर काल है, इसके संबंध में जो हमको जानकारी मिलती है वो जानकारी के स्रोत क्या है। तो स्रोत मूलतः जब हम आपसे बात करते हैं तो जानकारी के स्रोत होते हैं मूलतः दो। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। तो पहले तो आज हम केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत के बारे में बातचीत करेंगे। किसके बारे में? पुरातात्विक स्रोत के बारे में बातचीत करेंगे। और जब हमारा पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। और पुरातात्विक स्रोत में भी अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज का जो हमारा क्लास है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो शुंग वंश के पुरातात्विक स्रोत के बारे में, सातवाहन वंश के पुरातात्विक स्रोत के बारे में, इंडो ग्रीक के पुरातात्विक स्रोत के बारे में और कुषाण वंश के पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद अभी पहलो भी पढ़ना है, इसके बाद और भी हम वंश के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के सेगमेंट में मूलतः हमारा विचार है कि इनमें से तीन वंश के पुरातात्विक स्रोतों को हम डिटेल कर लें। कभी कभी डायरेक्टली यहां से प्रश्न बन जाता है तो वो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला हम शुरू करते हैं, सबसे पहली बातचीत करते हैं पुरातात्विक स्रोत, वो भी किस वंश का? तो हम कहेंगे शुंग वंश का। तो शुंग वंश, और शुंग वंश में भी क्या? तो शुंग वंश के हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। शुंग वंश के पुरातात्विक स्रोत, शुंग वंश के पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम पढ़ाई करने चल रहे हैं। जब हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करना शुरू करते हैं तो आप देखते हो इसमें सबसे पहला जो हमको पुरातात्विक स्रोत मिलता है वो क्या है? भरहुत का वेदिका लेख। क्या होता है? भरहुत का वेदिका लेख। भरहुत का वेदिका लेख, भरहुत का वेदिका लेख। अब ये कहां पर है? भरहुत का जो वेदिका लेख है ये कहां पर है? जब हम इसके बारे में आपसे बातचीत करें तो भरहुत का वेदिका लेख आप देखोगे तो कहां पर है? तो ये सतना में पड़ेगा। कहां पर? सतना एमपी में। ये मध्य प्रदेश में है, सतना एमपी में ये आपको स्थित है। जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो इसमें क्या किया गया है? इसमें बेसिकली पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? पुष्यमित्र शुंग। और वही पुष्यमित्र शुंग जिसने क्या किया था? जिसने बृहदत्त की, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पर क्या मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग ने सभी धर्मावलंबियों को दान दिया। यहाँ पर क्या लिखा मिलता है? इस लेख में मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने सभी धर्मावलंबियों को दान दिया, ऐसी जानकारी मिलती है। और एक और चीज जानकारी मिलती है, क्या? इसी में देखने को मिलता है कि भैया क्या मिलता है कि अब वह सेनापति नहीं, अब वह क्या हो गया? राजा हो गया। इसी हमको क्या मिलता है? इसी लेख से हमको मिलता है कि भैया पुष्यमित्र शुंग अपने आप को अब राजा कह रहा है। इसी लेख में क्या देखने को मिलता है? पुष्यमित्र शुंग अपने आप को या स्वयं को राजा बताया है, ना कि सेनापति। कि वह अब सेनापति नहीं, अब वो क्या है? अब वह राजा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब राजा सबसे पहले जहां बातचीत करते हैं, पुष्यमित्र शुंग के राजा की बातचीत करते हैं, तो ये जानकारी हमको भरहुत के वेदिका लेख से मिलती। जब हम इसमें बातचीत करते हैं तो जो दान दी गई धनराशि थी, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने सभी धर्मावलंबियों को दान दिया गया। और ये जो दान दी गई धनराशि थी उसको क्या कहा गया? इसको कर्षापण कहा गया।
मतलब ये जो दान दी गई धनराशि थी, दान दी गई धनराशि को क्या कहा गया? दान दी गई धनराशि को कर्षापण कहा गया, कर्षापण कहा गया, कर्षापण कहा गया, कर्षापण कहा गया। ये बेसिकली कहां देखने को मिलता है? दान दी गई धनराशि को कर्षापण कहा गया है, और ये भरहुत के वेदिका लेख में देखने को मिलता है। और यहीं से हमको श्रेणी व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहां से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो आपको कि श्रेणी व्यवस्था के बारे में, श्रेणी व्यवस्था के बारे में, श्रेणी व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, बारे में जानकारी जो है हमको मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो भरहुत का वेदिका लेख के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी, और आपको ध्यान दीजिएगा इसी में दान देने वाली राशि को क्या कहा गया? कर्षापण। तो कभी कभी आपसे कह सकते हैं प्राचीन काल में कर्षापण नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ऑप्शन 4 दे सकता है, तो उसमें आपको ध्यान देना है, क्या लिख के आओगे, क्या आंसर करके आओगे? तो दान दी गई जो धनराशि थी उसको कर्षापण के रूप में हम ट्रीट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कर्षापण के रूप में हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बातचीत करते हैं। अब इसी में हम पढ़ेंगे अयोध्या का अभिलेख। किसके बारे में? तो अयोध्या का अभिलेख पढ़ेंगे। तो दूसरा है अयोध्या, अभी शुंग के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, और अयोध्या अभिलेख के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, अयोध्या के अभिलेख के बारे में। अयोध्या के अभिलेख, हालांकि इसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा मौर्योत्तर काल पढ़ाते समय की थी, लेकिन फिर भी मैं डिटेल कर दे रहा हूं। आप देखते हो भैया, शुंग शासक का ये लेख नहीं है, ये लेख शुंगों ने नहीं कराया। किसने कराया था? तो कहोगे कि भैया ये बेसिकली जो है ये मांडलिक धगदेव ने कराया था, मांडलिक धगदेव ने। मतलब ये अभिलेख किसने निर्माण कराया था? निर्माण कराया था मांडलिक, मांडलिक थे धगदेव, धगदेव, इन्होंने। संबंधित किससे था? तो आप देखोगे ये संबंधित तो था शुंगों से ही, संबंधित किससे था? तो आप कहोगे शुंगों से, लेकिन शुंगों ने इसका निर्माण नहीं कराया था। फिर यहीं पर, लेकिन यहीं पर लिख लेना, शुंगों ने इसका निर्माण नहीं कराया था, लेकिन शुंगों ने इसका निर्माण नहीं कराया था, इसका निर्माण नहीं कराया था, निर्माण नहीं कराया था, नहीं कराया था, नहीं कराया था। ठीक, शुंगों ने इसका निर्माण नहीं कराया था। और क्या इंफॉर्मेशन हमको देखनी, ये ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसी अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। इसी में हमको जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ, 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था, तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था, राजसूय यज्ञ कराया था, राजसूय यज्ञ कराया था। ठीक, ये कौन करा रहा है? ये पुष्यमित्र सिंह। जानकारी कहां से मिलती? अयोध्या अभिलेख से। किसने? अयोध्या अभिलेख किसका है? तो मांडलिक धगदेव का, मांडलिक धगदेव का है। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, इसका पुरोहित कौन था? अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित मैं बता चुका हूं कि इस अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित कौन था। तो इसके पुरोहित थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि इसके पुरोहित थे। पतंजलि साहब इसके क्या थे? पतंजलि साहब इसके पुरोहित देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि आप देखोगे मौर्य काल में पशु बलि पर क्या थी? रोक लगा दी गई थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के काल में आप देखोगे पशु बलि को फिर से ओपन कर दिया गया था। तो एक और पॉइंट यहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे? तो यहां पर नोट करिएगा कि भैया मौर्य काल में पशु बलि पर प्रतिबंध था, लेकिन इस लेख से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो कहोगे मौर्य काल में, मौर्य काल में पशु बलि पर रोक थी, पशु बलि पर रोक थी, किंतु शुंगों के काल में, किंतु शुंगों के काल में पशु बलि, पशु बलि होने लगी, पशु बलि होने लगी, होने लगी। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? ये इंफॉर्मेशन हमको अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बेशनगर स्तंभ लेख के बारे में पढ़ते हैं। अगला हम जो क्या पढ़ेंगे, अगला जो है वो बेशनगर का स्तंभ लेख पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग करिएगा बेशनगर का स्तंभ लेख,
बेस नगर का स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, बेश नगर का स्तंभ लेख। चलिए जानकारी लेते हैं बेश नगर के स्तंभ लेख के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। बेश नगर का जो स्तंभ लेख है ये देखोगे किसका है, तो भैया ये बेसिकली हेलियोडोरस इसका निर्माण करा। हेलियोडोरस कौन है, तो आप देखोगे एंटियालकीस का क्या है, सेनापति है, राजदूत है। और इस समय जो भारत में शासन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, भागभद्र कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है भागभद्र के शासन काल में, भागभद्र के शासन काल में, भागभद्र के शासन काल में, शासन काल में, भागभद्र के शासन काल में किसने, हेलियोडोरस ने क्या किया था, या भागभद्र के शासन काल में हेलियोडोरस ने इसका निर्माण कराया था। हेलियोडोरस ने निर्माण कराया था, हेलियोडोरस ने निर्माण कराया था, निर्माण कराया था, ध्यान दीजिएगा, निर्माण कराया था। कौन निर्माण करा रहा है, तो हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस कौन है, राजदूत है, किसका, तो आप कहोगे भैया एंटियालकीडास का, एंटियालकीडास का, एंटिया डास का, एंटियालकीडास का क्या है, ये आप देखोगे राजदूत है, राजदूत है। हेलियोडोरस जो है ये कौन है, ये राजदूत है, किसके राजदूत है, एंटियालकीस दास का जो है वो राजदूत देखने को मिलता है। और इसी अभिलेख में आप देखोगे बेस नगर में क्या किया गया, गरुड़ ध्वज की स्थापना करी गई। बेस नगर में क्या हुआ, आप इसी में पाते हो कि बेस नगर में इसी में क्या हुआ है, गरुड़ ध्वज की, बेस नगर में, बेस नगर में गरुड़ ध्वज की, गरुड़ ध्वज की, गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई। किसकी स्थापना, गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई। ये गरुड़ ध्वज की स्थापना बेस नगर में की जा रही है, ठीक है। और अपने आप को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये जो हेलियोडोरस है अपने आप को परम भागवत कह रहा है। और ये अपने आप को क्या कह रहा है, यह अपने आप को परम भागवत कह रहा है, ठीक है। यह अपने आप को क्या कह रहा है, हेलियोडोरस यह अपने आप को, अपने आप को परम भागवत कह रहा है, परम भागवत कह रहा है। यह अपने आप को परम भागवत कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसकी बात, ठीक है। और फिर अगले अभिलेख की बातचीत करें तो एक है घोसुंडी का अभिलेख। कहां का, घोसुंडी का अभिलेख, अगला हेडिंग करिएगा। और अगला अभिलेख भी घोसुंडी का है, घोसुंडी का अभिलेख या घोसुंडी अभिलेख आप केवल कह सकते हो, घोसुंडी अभिलेख। ये कहां का है, घोसुंडी अभिलेख भी सुंगों के बारे में हमको जानकारी देता है। किसके बारे में, सुंगों के बारे में हमको जानकारी देता है, ठीक है। और ये कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जगह है, वहीं पर घोसुंडी नामक एक स्थान है। मतलब इसकी लोकेशन क्या है, तो इस स्थान की बातचीत करेंगे तो आप कहोगे सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी नामक स्थान, घोसुंडी नामक स्थान, घोसुंडी नामक स्थान, नामक स्थान यहां पर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी और जानकारी जब देते हैं तो आप देखोगे भैया ये जो है स्थानीय राजा है वहां का सर्वतात, उसने इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण किसने कराया था, सर्वतात, एक स्थानीय राजा है चित्तौड़गढ़ का, स्थानीय राजा, स्थानीय राजा सर्वतात ने इसका निर्माण कराया था। क्या नाम था, सर्वतात द्वारा निर्मित था, सर्वतात ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। अगली बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में, जब हम आपसे बातचीत करते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे तो आप यह देखोगे ये जो था सर्वतात यह सुंगों के अधीन था। सर्वतात किसके अधीन था, तो आप कहोगे सर्वतात जो था यह सुंग के अधीन था, यह सुंगों के अधीन था, सुंगों के अधीन था। तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ी सी हमको जानकारी कहीं ना कहीं सुंगों के बारे में मिलेगी। और अगर हम आपसे बातचीत करें सर्वतात द्वारा, इसमें ये जो घोसुंडी अभिलेख है इसमें हमको क्या मिलता है, ये कहा गया है कि सर्वतात द्वारा क्या कराया गया था, अश्वमेघ यज्ञ कराए जाने का उल्लेख होता है। मतलब सर्वतात ने भी, इसी अभिलेख में हमको मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। अभिलेख से यह पता चलता है, अभिलेख से यह पता चलता है, अभिलेख से यह पता चलता है, पता चलता है कि सर्वतात के द्वारा, सर्वतात द्वारा
अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। यज्ञ कराया गया था। ये हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? ये घोसुंडू के अभिलेख से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ी सी जानकारी अगर हम और लें तो आप देखोगे यह जो है पराशरी पुत्र के द्वारा, ये जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं इनको किसी पुरोहित के द्वारा कराया जाता है। और जो घोसुंडी में हमको मिला है सरत्वात का अश्वमेध यज्ञ, इसको किसने कराया है? तो हम कहेंगे पराशरी पुत्र। मतलब इसका पुरोहित कौन था? अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो इस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित के बारे में कहें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? पराशरी पुत्र। पराशरी पुत्र इसका क्या है? पुरोहित देखने को मिलेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हमारा ये शुंगों के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है वो कहां से? घोसुंडी के अभिलेख से, बेशनगर के स्तंभ लेख से, आप देखो अयोध्या अभिलेख से, और उसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें भरहुत के वेदिका लेख से हमको क्या मिलता है? शुंगों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब हम आगे चलते हैं और इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले शासन वंश के बारे में। और अगला जो वंश है वो सातवाहन का वंश है। अब हम किसके बारे में बातचीत करने चल रहे हैं? तो पुरातात्विक जो स्रोत हैं सातवाहन के संबंध में। तो सातवाहन वंश सातवाहन वंश के संबंध में जो पुरातात्विक स्रोत हैं हम उसके बारे में जानकारी लेने चल रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत किसके? सातवाहन वंश के बारे में अब हम जानकारी लेने चल रहे हैं। चलिए आगे चलें, बताइएगा सबको समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला अगर हम कहें तो आप देखोगे नागनिका या नयनिका का नानाघाट अभिलेख। नागनिका या नयनिका, नयनिका का नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख ये जो आप देखते हो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम की रानी के द्वारा यह अभिलेख बनवाया गया था। नागनिका उन्हीं का नाम है। नागनिका किसका नाम है? सातकर्णी प्रथम की जो रानी है उनका नाम यहां पर देखने को मिलता है। जब हम इसके बारे में बातचीत करें तो यह अभिलेख जो है पहली सेंचुरी का, फर्स्ट सेंचुरी का है। फर्स्ट सेंचुरी का क्या है? पहली शताब्दी का ये अभिलेख देखने को मिलता है। पहली सेंचुरी बीसी का, बिफोर कॉमन का हमको ये अभिलेख देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ी सी बातचीत करें हैं तो ये अभिलेख हमको कहां से मिला है? तो आप देखोगे यह अभिलेख हमको महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। स्थान कहां से मिला है? तो आप कहोगे यह हमको महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, नयनिका का नानाघाट का अभिलेख। ठीक है, जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो सातकर्णी से। किससे है? इसका संबंध सातकर्णी से, सातकर्णी प्रथम से। सातकर्णी प्रथम से इसका संबंध हमको देखने को मिलता है। सातकर्णी प्रथम से इसका संबंध हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नयनिका का नानाघाट अभिलेख का संबंध किससे है? तो सातकर्णी प्रथम से इसका संबंध। ठीक है, और इसी में बताया गया है कि जो सातकर्णी प्रथम था, इसी में बताया गया कि जो सातकर्णी प्रथम था वो कौन था? वो सातवाहन वंश का वास्तविक शासक था। वास्तविक शासक जो सत्ता मतलब पर शक्ति के बल पर क्या कर रहा है? शक्ति स्थापित कर रहा है, शक्ति को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी में बातचीत करें, इसी में क्या कहा गया? इसी में सातकर्णी को, इसी अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को, इसी अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को, अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को क्या कहा गया? दक्षिणा पथप्रति कहा गया। क्या कहा गया है? तो आप देखोगे दक्षिणा पथप्रति कहा गया। दक्षिणा पथप्रति कहा गया, और इसके साथ साथ इनको एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो अप्रतिहत चक्र का नाम दिया गया। अप्रतिहत चक्र, अप्रतिहत चक्र का नाम दिया गया। तो सातकर्णी प्रथम की जो उपाधियां हैं, ये सातकर्णी प्रथम की उपाधियां हैं दक्षिणा पथपति और क्या है? अप्रतिहत चक्र। अप्रतिहत चक्र की उपाधियां इनको मिली। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस अभिलेख में कि जो सातकर्णी प्रथम है उसने कितने यज्ञ किए? 36 यज्ञ किए। इसमें हमको बताया गया है कि 36 यज्ञों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। 36 यज्ञ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बारे में जानकारी हमको मिलती है। 36 यज्ञों के बारे में हमको जानकारी मिलती है।
और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की बातचीत और करें तो आप देखोगे इसमें यह बताया गया है कि सातकर्णी जो प्रथम है उसने क्या किया, एक बार राजसूय यज्ञ और 2 बार क्या किया है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। इसी में जानकारी मिलती है कि भैया, इसमें क्या हमको जानकारी मिलती है कि भैया इसी में 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ एक राजसूय यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ के बारे में हमको जानकारी, राजसूय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। और ये कौन करा रहा है, ये करा रहे हैं आपके सातकर्णी प्रथम साहब। कौन करा रहा है, सातकर्णी प्रथम के द्वारा। थोड़ी सी बातचीत अगर हम करें तो आप देखोगे भैया, बेसिक अगर हम आपसे बातचीत करें, इसमें पशु हत्या की कहीं पर भी चर्चा नहीं करी गई है। मतलब पशु हत्या के बारे में हमको कोई जानकारी यहां से नहीं मिलती, पशु हत्या की यहां पर हमको चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, इसमें पशु हत्या की चर्चा नहीं मिलती है। एक लाइन यहीं पर कहीं लिख ली, इसमें पशु हत्या की चर्चा नहीं मिलती है, पशु हत्या की चर्चा नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, इसमें पशु हत्या की चर्चा नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारा सातवाहन वंश के संबंध में पहला था नागनिका या नैनिका या नानाघाट अभिलेख। इसके बारे में, नानाघाट अभिलेख के बारे में। ठीक है, अगली बातचीत करें, अगला जो है वो है नासिक लेख है। अगला क्या है, नासिक लेख। तो हम अगली बातचीत करेंगे नासिक लेख के बारे में, नासिक लेख के बारे में यहां पर हम बातचीत आपसे करेंगे। देखिए, नासिक लेख के बारे में बातचीत करें तो पहले तो लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है। तो नासिक कहां पर है, तो आप कहोगे स्थान है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसकी लोकेशन है। ठीक, और महाराष्ट्र में भी नासिक, चूंकि नाम ही है नासिक लेख। ठीक, किसके संबंध में, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम यहां पर क्या बातचीत करें, तो इस लेख में क्या किया जा रहा है, इस लेख में शासक, इस लेख में शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, देखो सही है ना, गौतमी पुत्र, स्पेस होना चाहिए थोड़ा सा, इधर इधर इरेज कर दो। ओह, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इतना ही रहने दो। ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा अपने अधिकारी विष्णु पालित को कुछ राजकीय निर्देश दिए गए। सातकर्णी के द्वारा अपने अधिकारी, अपने अधिकारी, अपने अधिकारी विष्णु पालित को, विष्णु पालित नाम क्या है, विष्णु पालित को कुछ निर्देश दिए गए। विष्णु पालित, विष्णु पालित को कुछ निर्देश दिए गए, कुछ निर्देश दिए गए, दिए गए, दिए गए हैं। ये कौन बता रहा है, ध्यान समझना, ये हमको नासिक का अभिलेख बता रहा है। किसके संबंध में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में, महाराष्ट्र से नासिक में मिला है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने अधिकारी विष्णु पालित को क्या कर रहे हैं, विष्णु पालित को कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भैया क्या क्या कैसे कैसे शासन संचालन करना है, कैसे कैसे काम करना है। ठीक, जिसमें से क्या है, जिसमें एक करजक गांव के बारे में चर्चा की गई है। एक करजक गांव है, ये गांव करजक गांव है। नाम क्या है, नाम मैंने कहा करजक गांव है। कह रहे हैं कि ये किसके स्वामित्व में है, तो कह रहे हैं उस समय यह उषावदात के स्वामित्व में था। ये किसके स्वामित्व में था, तो ये स्वामित्व में था, इसका मतलब मालिक कौन था, तो आप कहोगे उषावदात इसका मालिक था, इसका मालिक उषावदात था। तो विष्णु पालित को यह निर्देश दिया गया कि भैया करजक गांव ले लिया जाए, किससे, उषावदात से। और अब यहीं पर लिखेंगे तो करजक गांव को, करजक गांव को उषा पालित से लेकर, उषा पालित से लेकर, उषा पालित से लेकर, सॉरी उषावदात है, उषावदात है, सॉरी उषावदात से लेकर, उषावदात से लेकर किसको, बौद्धों को दान दे दिया जाए,
बौद्धों को दान दिया जाए, दान दिया जाए, बौद्धों को दान दिया जाए। कह रहे हैं कि ये ले लो, करजक गांव जो है ये उसाबदात से ले लो और इसको किसको दे दो, इसको दे दो आप बौद्धों को, बौद्ध लोगों को दे दो, ठीक है। और ध्यान से समझना, बौद्धों में कौन, तो कार्ले बौद्ध विहार, इसमें भी नाम विशेष है, क्या नाम है, कार्ले बौद्ध विहार की बातचीत हो रही कि किसको दान दिया जाए, कार्ले विहार को, आप कार्ले विहार को दान देने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, अब इसमें थोड़ी सी बातचीत और है, क्या कह रहे हैं कि दान के साथ कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए कार्ले विहार को, दान के साथ कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए, क्या कि दान दी गई भूमि पर सरकारी अधिकारी क्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें, मतलब परेशान ना करें। आप ये कह सकते हो सरकारी अधिकार सरकारी अधिकारी दान प्राप्तकर्ता को तंग ना करें, यह निर्देश दिया गया कि तंग नहीं करो उनको। दूसरा कहा गया है कि हमारी सेना इस दान दी गई भूमि से नहीं गुजरेगी तथा यह भूमि कर के क्या होगी, कर के दायरे से बाहर होगी। तो यही पर ध्यान दीजिएगा, इसी में लिखा मिलता है, इसी अभिलेख में इसी लेख में यह जानकारी मिलती है कि राजा की सेना दान दी गई भूमि पर दान दी गई भूमि पर दान दी गई भूमि पर नहीं गुजरेगी, या दान दी गई भूमि से नहीं गुजरेगी, दान दी गई भूमि से नहीं गुजरेगी, और ना ही उस भूमि से उस भूमि से किसी प्रकार का कर लिया जाएगा, किसी प्रकार का कर लिया जाएगा, कहने कर की भी मनाही, कर भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, हम कर को भी मना करें, कर भी यहां से नहीं लिया जाएगा। यह है आपका नासिक लेख है, ठीक। अगला है नासिक का गुहालेख, भी हमको यहीं पर मिल जाता है। अगला क्या है, नासिक का गुहालेख, नासिक गुहालेख। ये नासिक का जो गुहालेख है, इसके बारे में जब हम आपसे बात करें तो आप इसका समझिएगा भैया, इसका संबंध जो है तो आप किससे है, तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से मिलता है। मतलब संबंध में जानकारी किसके बारे में मिलती है, जानकारी मिलती है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी या पुलमावी के बारे में जानकारी हमको मिलती है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये किसने बनवाया, तो ये जानते हैं, अगर हम आपसे बातचीत करें, ये गुहा लेख जो है वो गौतमी बलश्री, मतलब आप देखोगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता ने गौतमी बलश्री के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसका निर्माण जो है वो गौतमी बलश्री के द्वारा कराया गया, गौतमी बलश्री के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता है, ठीक है। जब हम आगे इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो इसमें यह मिलता है कि भैया इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के भी बारे में जानकारी मिलती है और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में भी जानकारी हमको मिलती है। इसमें बताया गया है कि भैया गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या बताया गया है, सातवाहन राज्य का पुनरुद्धारक बताया गया है। इसी गुहालेख में क्या कहा गया है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया, सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक बताया गया है, पुनरुद्धारक बताया गया है। ये कहां पर देखने को मिल रहा है, ये हमको नासिक के गुहालेख में। ये किसने बनवाया था, गौतमी बलश्री ने बनवाया था, जिसमें सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक गौतमी पुत्र सातकर्णी को बताया गया। इसके साथ साथ जब हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, इसमें यह कहा गया कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसने क्या किया, उसने शक को महाराष्ट्र से बाहर किया,
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया था? शक शासकों को शक शासकों को महाराष्ट्र से बाहर किया था। महाराष्ट्र से बाहर किया था। कहां से बाहर कर रहे हैं? महाराष्ट्र से बाहर किया था। महाराष्ट्र से बाहर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करें तो यहीं पर जानकारी मिलती है कि भैया यहां पर क्या हुआ कि भैया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक निदूषक की उपाधि भी धारण की। यहीं से बाहर कर रहे हैं, इसीलिए शक निदूषक की उपाधि या शक निदूषक का नाम धारण कर रहे हैं। एक नया नाम गौतमीपुत्र सातकर्णी का पड़ रहा है, शक निदूषक का नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे इसी अभिलेख में इसी गुहा लेख में जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के जो घोड़े थे ये 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ऐसी जानकारी यहीं पर देखने को मिलती। तो आप यहां पर एक लाइन और लिख लेंगे, शक निदूषक। शकों को बाहर करने के कारण गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक निदूषक कहा गया। शक निदूषक कहा गया। ये हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगली जब हम आपसे बातचीत करते हैं, अगला कन्हेरी का अभिलेख। अगला क्या है? अगली जो हम बातचीत करने चले वो है कन्हेरी का अभिलेख। कन्हेरी अभिलेख के बारे में हम यहां पर आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। जब कन्हेरी अभिलेख के बारे में हम आपसे जानकारी लेते हैं तो आप देखोगे यह वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का है। इसका है तो वशिष्ठपुत्र या वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का है। पुलमावी का ये अभिलेख है। ठीक है, और जब हम इसके बारे में कहते हैं तो बेसिकली इसमें ये ज्ञात होता है कि जो पुलमावी का विवाह है वो रुद्रदामन की पुत्री से हुआ। इससे हमको जानकारी मिलती है कि पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से होने का साक्ष्य मिलता है। यहां से हमको ये जानकारी मिल रही है। ठीक है, अगर हम यहीं पर आगे बातचीत करें पुरातात्विक स्रोत, अगला इंडो ग्रीक के बारे में। किसके बारे में? इंडो ग्रीक के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बातचीत करने चले। इंडो ग्रीक में पुरातात्विक स्रोत देख रहे हैं कि भैया इनके पुरातात्विक स्रोत क्या क्या देखने को है। इंडो ग्रीक के संबंध में पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो हम इसमें पहला क्या देखते हैं? पहला देखते हैं भैया रेह अभिलेख मिनांडर का। कौन सा है? रेह अभिलेख मिनांडर। रेह अभिलेख ये किसका है? तो ये मिनांडर का है। इसमें क्या जानकारी मिलती है भैया? ये पहली बात तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, प्रतापगढ़ के पास जिला है। ये कहां पर है? कौशाम्बी में है। कहां पर है? कौशाम्बी में है। कहां पर? कौशाम्बी कहां है? तो आप ये प्रयागराज के पास है। पहले प्रयागराज में ही था, है ना, प्रयागराज के पास, और गंगा नदी के किनारे आप ये कह सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या मिलता है हमको? मिनांडर का रेह अभिलेख मिलता है। इसमें हमको क्या जानकारी मिलता है? इसमें जानकारी मिलता है कि भैया ये एक क्षतिग्रस्त अभिलेख था और इसमें हमको मिनांडर मतलब हमको इंडो ग्रीक शासकों के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि क्षतिग्रस्त है, आप यहीं पर ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यह क्षतिग्रस्त अभिलेख था। कैसा? क्षतिग्रस्त अभिलेख है। तो हमको बहुत स्पष्ट चीजें पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन फिर भी हमको ये पता है कि ये मिनांडर का है और मिनांडर का होने की वजह से ये इंडो ग्रीक से हम इसको रिलेट करके देख पाए। वही अगली बातचीत करते हैं, अगला है सिनकोटा अभिलेख। क्या नाम है? यह सिनकोट अभिलेख। अगला अभिलेख जो है इंडो ग्रीक के संबंध में वो है सिनकोट अभिलेख। क्या नाम है? सिनकोट अभिलेख। सिनकोट अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। सिनकोट अभिलेख के बारे में बातचीत करें तो ये कहां पर है? ये अफगानिस्तान के स्वात घाटी में मिला है। कहां से मिला है? तो
अफगानिस्तान के स्वात घाटी क्षेत्र में, स्वात घाटी क्षेत्र से मिला है। और स्वात घाटी क्षेत्र में कहां पर, तो सिनकोट से ही मिला है। कहां पर, सिनकोट से ही हमको यहां पर जानकारी मिली। ये अभिलेख हमको सिनकोट लोकेशन का अफगानिस्तान। क्या जानकारी मिली है, ये कहता है कि भैया मिनांडर के राज्य की राजधानी साकल या सियालकोट थी। मतलब मिनांडर की राजधानी क्या थी, इसमें जानकारी मिली है कि मिनांडर के राज्य की राजधानी क्या थी, तो साकिल या सियालकोट देखने को मिलती है। सियालकोट देखने को मिली, साकिल या सियालकोट हमको देखने को मिली। सियालकोट यहां पर सपेरा वाला कर लो, सिटी वाला नहीं, सपेरा वाला। सियालकोट हमको यहां पर देखने को मिली। ठीक है, मिनांडर के बारे में जानकारी ये मिलती है, मिनांडर जो है बौद्ध मतावलंबी था। किस धर्म को मानने वाला था, तो आप कहोगे सर बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, पहली बात है। अगली जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप ये भी देखोगे, इस पर हमको क्या मिला है कि भाई एक लेख है जिस पर क्या किया, मंजूषा पर मिला है, उस पर मतलब कि बौद्ध प्रतीक हमको मिले। मतलब ये जो अभिलेख हमको जहां पर मिला है उसी में हमको कुछ बौद्ध प्रतीक मिले हैं, जिससे हमको जानकारी मिलती है कि जो मिनांडर था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, वो किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, इंडो ग्रीक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारी ये थी। ठीक है, तो आगे जब अगर हम आपसे बातचीत करें, अब हमारे पास में पढ़ना क्या है, तो हम शक के बारे में जानकारी लेंगे, शक के साथ साथ कुषाण के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और कुषाणों के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग यहीं पर आगे चलकर पहलों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन वो हम आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर जीके जीएस बाई सुधांशु सर। और जब आप सुधांशु सर इतना अपने टेलीग्राम में सर्च ऑप्शन में डालोगे तो उसी में ऑप्शन आता है स्टडी वेब्स। क्या ऑप्शन आता है, स्टडी वेब्स, बिना स्पेस का। ठीक है, कोई स्पेस नहीं, स्टडी वेब्स। आप सब लोगों को सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को क्या करना है, सेशन को लाइक करना है। अपने बहुमूल्य कमेंट, अपने विचार जो हैं वो अपने कमेंट के माध्यम से आप हमको दे सकते हैं। अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर जरूर करिए। ठीक है, इतना ही काम करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही सारगर्भित तरीके से जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को चला रहे हैं। और कुछ ही समय में आप देखोगे आपकी मैथ की जो क्लासेस मैंने कहा था वो आप देखोगे एसआई मैडम के द्वारा ली जाने लगेंगी कुछ ही समय में। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा व्यस्तता है, और जैसे ही वो फ्री होती हैं वैसे उनकी क्लासेस कंटिन्यू बेसिस पर आपकी चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, और फिर हम लोग किसी दिन लाइव क्लास में रूबरू होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप लोग कहेंगे वैसे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक है। सबको धन्यवाद, थैंक यू, सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार सभी प्यारे मित्रों का।